फिल्म की शुरुआत एरिक से होती है, जो एक सुनसान द्वीप पर अकेला पहुंचा है। लंबी ड्राइव के बाद वो एक कार के पास रुकता है जो उसके दोस्त की होती है। वो कार से बाहर निकलता है, एक लाल बैग निकालता है और दोनों कारों की नंबर प्लेट बदल देता है। इसके बाद वो दोनों वाहनों पर उंगलियों के निशान लेता है और पैदल आगे बढ़ता है। वो समुद्र तट पर एक घर पहुंचता है। अपनी बंदूक निकालकर वो पूरे घर की तलाशी लेता है, लेकिन वहां कोई नहीं मिलता। उसे एहसास होता है कि वो डेनिस नाम की एक महिला को ढूंढ रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसे पुकारा हो। वो घर से बाहर देखने जाता है, लेकिन आसपास कोई नहीं होता। उसे वही आवाज़ फिर सुनाई देती है और आवाज़ का पीछा करते हुए वो समुद्र तट पर पहुंचता है, जहां उसे एक धातु का बैग और पास में बहुत सारा खून पड़ा दिखाई देता है। खून देखकर एरिक एक पल के लिए घबरा जाता है। उसे पास में एक महिला का कंगन भी दिखाई देता है। उसे हल्का सा आभास होता है कि ये डेनिस का हो सकता है, लेकिन वो निश्चित नहीं था। इसलिए वो पास पड़ी एक बाल्टी उठाता है, सब कुछ साफ करता है और उसे समुद्र में फेंक देता है। तभी उसने किसी की आवाज़ सुनी। ये मैट था, डेनिस का बेटा और एरिक का साथी, जो अपनी माँ के बारे में पूछ रहा था। एरिक ने उससे कहा, मैंने उसे यहाँ आते नहीं देखा। तभी वे घर पहुंचे और पाया कि पॉल भी आ चुका है। ये उनका चौथा साथी था। मैं आपको बताता हूँ कि क्या हो रहा था। उन्होंने $10 लाख की एक पेंटिंग चुराई थी। उनकी योजना घर में रुकने और फिर देश छोड़ने की थी। पेंटिंग की मालकिन डेनिस को सबसे पहले पहुंचना था, और अब वो वहां नहीं थी। उन्हें लगता है कि एरिक ने डेनिस को मार डाला होगा, क्योंकि डेनिस इस समय एरिक के कब्जे में थी, और डेनिस को मारने से जाहिर तौर पर उसका हिस्सा बढ़ जाता। पॉल और मैट एरिक को अपने खर्च के बारे में नहीं बताते। वो एरिक से कहते हैं कि वो डेनिस के एक दिन लौटने का इंतजार करेंगे, और अगर वो नहीं लौटा तो वो चले जाएंगे। इसी बीच एरिक उनके फोन लेता है, उन्हें अपने लाल बैग में डालता है और उसे समुद्र के बीच में फेंक देता है। एरिक के लौटने से पहले ही समुद्र से एक अजीब सी आवाज आने लगी। आवाज इतनी तेज थी कि मैट और पॉल भी उसे साफ साफ सुन सकते थे। इस आवाज की अजीब बात ये थी कि इसने उन तीनों को सम्मोहित कर दिया था। तीनों ज़ॉम्बी की तरह चलते हुए समुद्र में चले गए। जब उन्हें होश आया तो उन्हें ये भी नहीं पता था कि वे वहां क्यों गए थे। खैर, वे घर लौट आए और सोचने लगे कि शायद थकान की वजह से ऐसा हुआ होगा। उन्होंने सोने का फैसला किया, लेकिन मैट अभी भी अपनी माँ को लेकर चिंतित था। पॉल ने उसे हिम्मत देते हुए कहा, चलो इंतजार करते हैं, शायद तुम्हारी माँ कल आ जाए। उसी रात पॉल एरिक के पास आया और उससे पूछा, सच बताओ, क्या तुमने डेनिस को एरिक से अपने रिश्ते को छिपाने के लिए मार डाला? एरिक ने पॉल को यकीन दिलाया कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। अंदर हम मैट को देखते हैं, जो नहाने के बाद खून से भरी वही बाल्टी पाता है जिसे एरिक ने समुद्र में फेंका था। बाल्टी को देखकर वो व्याकुल हो गया, और जैसे ही उसने अंदर हाथ डाला, उसे अपनी माँ डेनिस का कंगन मिला। इस कंगन को देखकर वो गुस्से से भर गया और उसका शक यकीन में बदल गया कि एरिक ने ही उसकी माँ को मारा होगा। मैट एरिक पर चिल्लाने लगता है और पॉल उसे शांत करने की कोशिश करता है। तीनों के बीच तीखी बहस चल रही होती है, तभी अचानक उनके दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। वे दरवाज़ा खोलते हैं और एक घबराई हुई लड़की को मदद की गुहार लगाते हुए पाते हैं। एरिक और पॉल उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। मैट खून से भरी बाल्टी को घूरता है, सोचता है कि इसे वहां किसने रखा होगा। जब एरिक और पॉल लड़की की मदद के लिए समुद्र तट पर पहुंचते हैं, तो उन्हें वहां अपनी एक दोस्त लगभग मरणासन अवस्था में पड़ी मिलती है। एरिक उसे सीपीआर देता है और उसे होश में लाता है। फिर एरिक उसे उठाकर घर ले आता है। एरिक कॉन्टिनो परिवार से पूछता है, तुम सब यहाँ कैसे हो? लड़कियां बताती हैं कि उनकी नाव का एक्सीडेंट हो गया था और वे तैरकर अपनी मंजिल तक पहुंची। जब उनसे उनके नाम पूछे जाते हैं तो वे सभी अपने परियों जैसे नाम बताती हैं। ये नाम सुनकर पुरुष सोचने लगते हैं। वो हंसता है और कहता है, वाह, तुम लोगों के नाम तो कहानियों के किरदारों जैसे लगते हैं। जब लड़कियां उनसे उनके ठिकाने के बारे में पूछती हैं तो वे अपनी पहचान छिपाने के लिए झूठी कहानियां गढ़ती हैं। तुम यहाँ क्यों हो? एरिक कहता है, हम यहाँ बैचलर पार्टी के लिए आए हैं। लड़कियां मदद के लिए फोन मांगती हैं, लेकिन वे उन्हें पहले ही समुद्र में फेंक चुकी हैं। एरिक एक और झूठ बोलता है, हमने इस पार्टी में फोन न लाने का नियम बनाया था। लड़कियों को ये अजीब लगता है, इसलिए मैट उनसे कहता है, हम आपको सुबह गांव में छोड़ देंगे, जहां कोई आपकी मदद करेगा और आपको वहां आपके फोन मिल जाएंगे। एक लड़की को बाथरूम जाना होता है।
पॉल उस लड़की को बाथरूम का रास्ता दिखाता है और साथ ही चुराई हुई पेंटिंग ट्यूब उठाकर बिस्तर के नीचे छिपा देता है। तभी उसकी नज़र उस लाल बैग पर पड़ती है जिसे एरिक ने समुद्र में फेंका था। हैरानी की बात यह है कि वो बैग अब घर के अंदर था। पॉल इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, इसलिए वो उसे उठाकर बिस्तर के नीचे छिपा देता है। चिंतित मैट उसे रसोई में ले जाकर कहता है, मुझे लगता है कि एरिक हमारे साथ कोई खेल खेल रहा है, क्योंकि जो बैग हमने एरिक को समुद्र में फेंकने के लिए दिया था वो अब घर में है और उसके अंदर सब कुछ सही सलामत है। ये सुनकर मैट गुस्से से आग बबूला हो जाता है और अब उसे यकीन हो जाता है कि एरिक उन्हें धोखा देगा और डेनिस को मार डालेगा। जब एरिक उन्हें घबराया हुआ देखकर उनकी बात सुनने आता है तो मैट उसे गालियां देता है। एरिक ये कहकर स्थिति को शांत करता है, अपने गुस्से पर काबू रखो, हमें बस किसी तरह इस रात को गुजारना है, सुबह होते ही हम इन लड़कियों को अपनी कार की चाबी देकर चले जाएंगे। अब वे तीनों बाकी 3 लड़कियों के साथ शामिल हो जाते हैं और उनसे एक खेल खेलने को कहते हैं। खेल में एक दूसरे को जानना शामिल है। एक लड़की बताती है कि वो एक राजकुमारी है और तीनों जोर से हंसते हैं। दूसरी लड़की बताती है कि वो कुंफू चैंपियन है और अपनी काबिलियत साबित करने के लिए वो एरिक को कुर्सी पर पटक देती है। खेल खेलते खेलते उनकी दोस्ती गहरी हो जाती है। इसी बीच बिजली चली जाती है। जब एरिक बिजली ठीक करने बाहर जाता है तो एक लड़की उसके पीछे जाती है। वे एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगते हैं और इसी दौरान उन्हें समुद्र से आवाज सुनाई देती है, जो उस दोपहर सुनी गई आवाज जैसी थी जिसने उन्हें सम्मोहित कर दिया था। एरिक की सम्मोहित अवस्था देखकर लड़की चिंतित हो जाती है और उसे होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन एरिक को होश नहीं आता। वो पहले ही समुद्र की ओर बढ़ रहा था। आधे रास्ते पहुंचकर उसे होश आया। उसने देखा कि समुद्र तट पर बहुत सारा खून और मानव शरीर के अंग पड़े हैं। ये दृश्य देखकर तीनों भयभीत हो गए। एरिक के साथ मौजूद लड़की ने उसकी जेब से बंदूक निकाली और उस पर तानते हुए पूछा, बताओ तुमने मेरे दोस्त के साथ क्या किया? वे भी असमंजस में थे। एरिक ने समझाने की कोशिश की कि उसने उसी दोपहर पहले भी समुद्र तट के आसपास ऐसे ही निशान देखे थे। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। लड़ने के बजाय हमें अपने दोस्तों को ढूंढना चाहिए। असल में मैट और उसके साथ वाली लड़की गायब थी। इससे पहले कि वे कुछ और कर पाते, समुद्र से आती आवाज ने उन्हें फिर से सम्मोहित कर दिया। वे बड़ी मुश्किल से खुद को होश में रख पाए और पॉल ने एरिक से कहा कि उन्हें घर वापस जाकर गाड़ियों के अंदर कुछ रख देना चाहिए ताकि शोर उन्हें परेशान न करे और वे अपने साथियों को ढूंढ सके। जब वे घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लड़की पहले से ही अंदर थी और नक्शा ढूंढने की कोशिश कर रही थी। एरिक को शक होने लगता है कि शायद वही लड़की इसके पीछे है। वो उस पर बंदूक तान देता है। तभी समुद्र की आवाजें फिर से आने लगती हैं। एरिक उसे सम्मोहित करने लगता है और लड़की इसका फायदा उठाकर एरिक की छाती में चाकू घोंप देती है। जब एरिक को होश आता है तो वो देखता है कि पॉल उसे पकड़े हुए है। पॉल उसे बाथरूम में ले जाता है और उसके कानों में गीला टॉयलेट पेपर ठूस देता है ताकि कोई आवाज न सुनाई दे। एरिक मैट को ढूंढने के लिए बाहर निकलता है, लेकिन बहुत अंधेरा होता है। एरिक का पैर किसी चमकदार चीज से टकराता है जिससे वो फिसल जाता है। जैसे ही वो फिसला, एक अदृश्य शक्ति उसे समुद्र में खींच लेती है और वो डूब जाता है। पॉल ने ये दृश्य दूर से देखा था। ऐसा दोबारा ना हो इसके लिए वो अपनी पेंटिंग लेता है और खुद को घर के खंभे से रस्सियों से मजबूती से बांध लेता है ताकि आवाजें उसकी ओर आकर्षित ना हो। बहुत सी आवाजें थी, लेकिन रस्सियों ने अपना काम कर दिया। सम्मोहित होने के बावजूद पॉल समुद्र की ओर नहीं बढ़ा। सुबह हो जाती है। पॉल को होश आता है और वो खुद को रस्सियों से मुक्त कर लेता है। फिर उसके मन में एक फ्लैशबैक के जरिए हमें पता चलता है कि पॉल ने पहले ही पुलिस को एरिक की तस्वीर दे दी थी और उनके आने की सूचना भी दे दी थी, क्योंकि उसे एरिक पर भरोसा नहीं था। उसे यकीन था कि एरिक उसे धोखा देगा। वो एरिक को गिरफ्तार करवाना चाहता था, लेकिन यहाँ आकर वो खुद ही फंस गया। थोड़ी देर बाद उसने 3 लड़कियों को समुद्र के बीच में खड़े होकर गाना गाते हुए अपनी ओर बुलाते हुए देखा। ये वैसी ही आवाजें थीं जो उन्होंने पहले सुनी थी। सम्मोहित होकर पॉल उनकी ओर बढ़ने लगा और आखिरकार लड़कियां अचानक उसे पानी के अंदर खींच लेती हैं। पता चला कि ये लड़कियां आम औरतें नहीं थीं, बल्कि ये असल में जलपरियां थीं जो लोगों को बहला फुसलाकर डुबो देती थीं। फिल्म के अंतिम दृश्य में हम जिनी को उसी समुद्र तट पर बैठे देखते हैं। उसके पैर में बुरी तरह चोट लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर हमला हुआ था, लेकिन वो बच गई थी। उसने अपने घाव पर पट्टी बांधने के लिए अपने कपड़े फाड़ दिए थे।
जब वो घर लौटी तो उसने देखा कि अंदर कोई नहीं था, उसके साथ कोई नहीं था, और जिस पेंटिंग को उसने इतनी मेहनत से चुराया था वो दीवार पर टंगी हुई थी। अचानक एक अदृश्य वस्तु प्रकट हुई जिसने डेनिस को समुद्र में खींच लिया और उसे डुबो दिया। फिल्म के अंतिम दृश्य में हमें वो पेंटिंग दिखाई जाती है जो वास्तव में जलपरियों द्वारा बनाई गई थी। ये महज एक पेंटिंग नहीं थी, बल्कि इसके भीतर एक पूरी कहानी छिपी हुई थी। ये सभी लोग इस कहानी का हिस्सा बन जाते हैं और फिल्म इसी के साथ समाप्त होती है।